अब सिंपल इफ की डेफिनेशन जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताई, जब हमारे पास में सिर्फ एक चॉइस होती है, सिर्फ एक ऑप्शन है, करना है, बस यही करना है, दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो उस एक चॉइस के केस में हम सिंपल इफ को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे हम जितने भी कंस्ट्रक्ट्स को काम में ले रहे हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लो चार्ट की हेल्प भी मांगी जाती है। तो अगर आपके पास में कभी भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आपको किस तरीके से फ्लो चार्ट क्रिएट करना है इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्ट, उसका भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ताकि थ्योरेटिकल एग्जाम्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। अब जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में है क्या, हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोग्राम क्रिएट करना है जिससे हमें पता चल जाए कि एक इंसान वोटिंग के लिए एलिजिबल है। अब वोटिंग के लिए इंडिया के अंदर क्या फिनोमेना है, आपकी एज जो है या तो वो 18 होनी चाहिए या 18 से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, ये कंसेप्ट होता है। तो हम जिसकी भी एज उससे ज्यादा होगी हमें पता चल जाएगा कि वो एलिजिबल है। तो बस उसी चीज को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। अब यहाँ पे अगर आपकी एज कम होती है तो क्या करना है ये नहीं कहा गया, आप एलिजिबल हो बस इतना हमें बताना है, तो सिर्फ एक चॉइस हमें दी गई है, तो उसके लिए वी ऑलवेज यूज सिंपल इफ। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है। उस वेरिएबल के अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे कि अच्छा बताओ आपकी एज क्या है। अब उसने जो भी एज इनपुट किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसे हम आउटपुट डिस्प्ले करके देंगे कि आपको क्या है और क्या नहीं। तो सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे टर्मिनल काम में लेते हैं। टर्मिनल जो है वो कुछ इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट होता है जैसे कि फ्लो चार्ट में हम लोगों ने देखा था। तो स्टार्ट हो चुका है हमारा प्रोग्राम। अब इस स्टार्ट के बाद यानी कि मेन के बाद जो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट होता है दैट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। और वेरिएबल्स को हम हमेशा रेक्टेंगल के अंदर, बेसिकली रैम से रिलेटेड जितनी भी वर्किंग होती है वो सब रेक्टेंगल के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे मैंने var कीवर्ड लिखा है और उसके बाद मेरे वेरिएबल का नाम that is age। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन तो हमारा इस स्टेटमेंट से हो चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें यूजर से कहना है कि अपनी एज बताओ, फिर हम इनपुट लेके स्टोर करवाएंगे वेरिएबल के अंदर। तो किसी भी तरीके का आउटपुट अगर हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता है या फिर इनपुट हमें एक्सेप्ट करना होता है, दोनों के लिए पैरेललोग्राम सिंबल को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, डिस्प्ले एंटर योर एज। अब यूजर ने मैसेज पढ़ लिया कि अच्छा एज इनपुट करनी है। अब जो भी नंबर वो इनपुट करेगा वो एज नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट करना, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनपुट और आउटपुट वाला जो कंसेप्ट है यहाँ तक वाला पार्ट तो आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर है, ये हम लोगों ने पहले भी इम्प्लीमेंट किया था। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ रही है वो है हमारा ये डायमंड शेप बॉक्स जिसे हम डिसीजन बॉक्स कहते हैं इन टेक्निकल टर्म्स। बेसिकली यहाँ पे हमें कहा क्या गया है, हमें ये कहा गया है कि हमें ये पता लगाना है कि पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल है। अब उसके लिए हमारे पास में कंडीशन क्या होती है, अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है या फिर आपकी एज 18 के बराबर है तो आप एलिजिबल हो। तो अगर हमारी ये कंडीशन सिलेक्ट हो जाती है, आप एलिजिबल हो, हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हमें क्या काम करवाना है। और अगर आपकी एज 18 से कम है तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल नहीं हो, तो उस केस में हमें क्या करना है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास में डिसीजन लेने के कंसेप्ट होते हैं कि अगर ये है तो ये करवाना है और अगर वो है तो वो करवाना है, जब भी डिसीजन वाला कंसेप्ट हमारे पास में होता है तो उसके लिए डिसीजन बॉक्स को काम में लिया जाता है। और इस डिसीजन बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं हमारी कंडीशन। तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 यानी कि अगर आपकी एज 18 साल के बराबर है या उसके ज्यादा है तो हमें क्या करवाना है, हमारी कंडीशन अगर सिलेक्ट हो जाती है, हमारी कंडीशन यानी कि ट्रू हो जाती है, तो हमें क्या करवाना है, एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवाना है दैट यू आर एलिजिबल टू वोट। उसके बाद हम उसे वोटने वाले रूम में भेज देंगे, जाइए वोट देके आइए, ठीक है। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। लेकिन अगर कोई बहुत छोटा सा बच्चा आ जाता है तो हम ये तो अज्यूम नहीं करेंगे ना उसकी हाइट छोटी है, ऑब्वियसली उसकी एज कम है, तो उस केस में हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी, हमारी कंडीशन जो है वो सिलेक्ट नहीं होगी। तो उस केस में हमारी जो कंडीशन है
वो फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने के केस पे हमें क्या करना है, ये हमें नहीं बताया गया, हमें तो सिर्फ ये कहा गया है कि ट्रू हो तो ये काम कर देना। अब उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, प्रोग्राम को एंड कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इफ को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। जो भी हमारा डिसीजन बॉक्स होगा, या तो वो ट्रू होने पर कुछ काम करेगा या फिर फॉल्स होने पर वो कुछ काम करेगा। तो डिसीजन बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से लिया जाता है। डिसीजन का मतलब ही होता है कोई फैसला लेना। दो डायरेक्शन है, दो रास्ते हैं आपके पास में, कौन से में जाओगे, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे या राइट डायरेक्शन में जाओगे। एग्जैक्टली में वही कंसेप्ट है। एक कंडीशन है, कंडीशन के ट्रू होने पर क्या काम करवाना है और कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या काम करवाना है। So that is the representation of a flow chart of simple if. अब इसी को अगर हमें प्रोग्रामेटिकली कन्वर्ट करना हो तो उसका कोड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हमारा जो भी प्रोग्राम होता है, हमेशा हमारे सारे प्रोग्राम्स मेन से स्टार्ट होते हैं। जैसा कि स्टार्ट टर्मिनल हमने बनाया था, ये हमारा स्टार्ट हो गया, कर्ली ब्रेस, और यहाँ पे हमारा एंडिंग कर्ली ब्रेस, प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। अब इस स्टार्ट के बाद सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन था, हमने रेक्टेंगल के अंदर वेरिएबल क्रिएट किया है। तो इंट एज, इंट टाइप का बेसिकली मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अब यहाँ पे अनसाइंड अगर आप चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एज जो है वो कभी भी किसी की नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे अनसाइंड भी सपोर्टेड है, लेकिन लॉन्ग लेने की नीड हमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान की एज मैक्सिमम कितना 100 या 120, बस इससे ज्यादा कभी किसी की एज हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको वेरिएबल को जजमेंट करना है कि जो आपको सिचुएशन हैंडल करने के लिए दी गई है वो कितना मेमोरी में अकोमोडेट हो जाएगा। तो एज जो है 100 या 120, इतना तो हम इंट और अनसाइंड में ही अकोमोडेट कर सकते हैं। तो फिर लॉन्ग टाइप के वेरिएबल की नीड नहीं है। और इसी तरीके से आपको आगे के प्रोग्राम्स में भी जजमेंट करना होगा कि किस टाइप का वेरिएबल आपको काम में लेना है, किस टाइप के वेरिएबल की जो मेमोरी है उसमें आपका काम हो जाएगा। रेंजेस को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। अब वेरिएबल के क्रिएशन के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट था वो क्या था? सिंपल, हमने एक मैसेज दिया था यूजर को अपना एज एंटर करने के लिए। तो मैसेज के लिए प्रोग्राम में हम लोग printf फंक्शन को काम में लेते हैं। printf डबल कोट्स एंटर योर एज एंड सेमीकोलन। उसके बाद इनपुट लेना है एज के अंदर। इनपुट के लिए scanf, किस टाइप का वेरिएबल है हमारा? int टाइप का। और int के लिए हम लोग यहाँ पे %d काम में लेते हैं। तो scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ एज। तो यहाँ पे जो भी यूजर इनपुट करेगा वो एज नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि जो एज है वो 18 के बराबर या ज्यादा है तो काम करवाना है, वरना कुछ नहीं करना, वरना प्रोग्राम को एंड करवा दो। तो किसी भी तरीके की कंडीशन को मेंशन करने के लिए हम काम में लेते हैं इफ कीवर्ड। इफ के बाद आएगा पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें लिखनी होती है हमारी एक्सप्रेशन, जो हमारी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? एज या तो ग्रेटर देन हो 18 से या उसके बराबर हो। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दोनों को चेक करने के लिए हमारे पास में एक ऑपरेटर अवेलेबल है रिलेशनल ऑपरेटर्स की कैटेगरी के अंदर। तो जो भी एज यूजर ने इनपुट किया है, चाहे वो 18 से बड़ी हो या वो 18 के बराबर, दोनों केसेस में हमारी जो ये कंडीशन है वो सेलेक्ट हो जाएगी, कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। और इस कंडीशन के ट्रू होने पर ही हमारा जो ये ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अब ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए वही सेम कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस, और इस ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में ही हमें स्टेटमेंट्स मेंशन करने होते हैं जो इस इफ से एसोसिएटेड है। तो कंडीशन के ट्रू होने पर जो भी काम हमें करवाना है वो हम इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही मेंशन करते हैं। सो सिंपली मुझे तो मैसेज ही प्रिंट करवाना है, तो printf you are eligible to vote सेमीकोलन। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने प्रोग्राम को एंड कर दिया है। तो अगर यूजर यहाँ पे इनपुट देते टाइम वैल्यू इनपुट करता है 20, तो 20 18 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 20 जो है वो 18 से बड़ा है। तो हमारी जो ये कंडीशन है वो सेलेक्ट हो जाएगी, हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और हमारी स्क्रीन पर ये मैसेज एज अ आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनपुट करते हैं एज 16, तो 16 ना 18 से बड़ा होता है और ना ही वो 18 के बराबर होता है। तो उस केस में हमारी ये कंडीशन सिलेक्ट नहीं होगी,
हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस ब्लॉक को स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये इफ के ही स्टेटमेंट्स है, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट्स इफ से ही एसोसिएटेड है। अब यही वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो कुछ काम होगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम पहुंच जाएंगे इस कर्ली ब्रेस के बाद वाले स्टेटमेंट पे। अब कर्ली ब्रेस के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है, किसी भी तरीके का कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो होगा क्या, हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। इस तरीके से सिलेक्शन और ब्रांचिंग काम करता है। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आपका कोड सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अगर सही इनपुट है तो आपका कोड सेलेक्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट यू हैव पास, तो हमारा जो ये कोड है वो रिजेक्ट हो सकता है और सेलेक्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन और ब्रांचिंग काम करता है। इसके कई तरीके के फॉर्म्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक ही फॉर्म डिस्कस किया है, दैट इज सिंपल इफ। अब यहाँ पे एक और टर्म है, यहाँ पे इफ ब्लॉक इज नोन एज ट्रू ब्लॉक। अब क्यों ट्रू ब्लॉक कहते हैं इसे, क्योंकि इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होंगे जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, जब हमारी कंडीशन सिलेक्ट होगी। अगर यहाँ पे फॉल्स आ जाता है, कंडीशन सिलेक्ट नहीं होती है, तो कभी भी इसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। इस वजह से इफ को कॉमन टर्म्स में ट्रू ब्लॉक भी कहा जाता है। So this is the very first example of simple if. किसी को इसमें कुछ भी confusion? This was the very first example of simple if. अब एक और example मैंने यहाँ पे add किया है। आई होप फर्स्ट एग्जाम्पल में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है। इन केस हो तो अब एक बार खुद से ट्राई करके देखना, प्रॉब्लम आती है तो कल हमारी क्लास है, आप लोग एक बार फिर से पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं सबसे पहले, इम्प्लीमेंट तो बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट नहीं बनाया है कि मुझे सिर्फ बेसिक डिसीजन बॉक्स का कंसेप्ट बताना था, तो आप चाहो तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और यू कैन स्ट्रिक्टली अवॉइड इट, इट्स अप टू योर विश। प्रोग्राम जो है हमारा, हमें ये कहा गया है कि बेसिकली आपको एक एम्प्लॉय की सैलरी का इनपुट लेना है। अगर उस एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो उसे 10% बोनस प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे दिवाली आ रही है, ऑफ कोर्स बोनस का टाइम चल रहा है, सारे एम्प्लॉयज को बोनस मिलेगा। कितना बोनस मिलेगा, 10% बोनस। लेकिन कितने लोगों को मिलेगा, उतने लोगों को जिनकी सैलरी इससे ज्यादा है। तो चेक करना पड़ेगा कि अच्छा एम्प्लॉय 1 है, इसकी सैलरी कितनी, 5,000, नहीं, इसको नहीं देना है। दूसरे एम्प्लॉय की चेक करी सैलरी 15,000, हाँ, इसको हमें बोनस प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक कंडीशन है, जिनकी सैलरी ज्यादा हो सिर्फ उन्हीं को ही हमें बोनस प्रोवाइड करना है। तो किसी भी तरीके की कंडीशन के लिए वी ऑलवेज यूज इफ स्टेटमेंट, तो वही हमारी वर्किंग भी है। सबसे पहले मैंने मेन को स्टार्ट किया है। अब मेन के बाद यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल क्रिएट किया है दैट इज अनसाइंड इंट सैलरी, क्योंकि सैलरी जो है मैं मान के चल रही हूँ 60,000 तक की सैलरी हमारी कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। अब 60,000 अनसाइंड के अंदर आ सकता है, हाँ अगर 70,000 होता, 80,000 होता, तो फिर मुझे लॉन्ग को कंसिडर करना पड़ता, क्योंकि अनसाइंड के रेंज 65,535 तक ही लिमिटेड है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अनसाइंड को काम में लिया है। सबसे पहले मेरा मैसेज printf एंटर योर सैलरी, जो भी एम्प्लॉय होगा वो अपनी सैलरी इनपुट करेगा। इनपुट कर लेने के लिए scanf मेथड, %u एड्रेस ऑफ सैलरी। अनसाइंड वेरिएबल्स के लिए %u फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लिया जाता है, तो यहाँ पे हमारा वही फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा, एड्रेस ऑफ सैलरी। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास में सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पे हमें चेक करना है किनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। तो इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, तो हमें क्या करना है, 10% बोनस प्रोवाइड करना है। अब 10% जिसकी जितनी सैलरी होगी उससे उतना बोनस मिलता है। तो सबसे पहले करना क्या है, जो भी करंट हमारी सैलरी है उस पे बोनस कितना है वो पता लगाना है। बोनस कितना देना है, 10%, यानी कि 10 डिवाइड बाय 100, या फिर हम उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 0.1।
अब जो भी 0.1 है, जो भी हमारा बोनस है, उसे किससे मल्टीप्लाई करना है? सैलरी से। तभी तो हमें पता पड़ेगा कि सैलरी पे जो 10% बोनस लग रहा है वो कितना अमाउंट है। अब जितना भी बोनस हमने कैलकुलेट किया है उसे क्या करना है? उसे हमें ओरिजिनल सैलरी के अंदर ही ऐड कर देना है। गाइस जस्ट अ मिनट। गाइस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट द सैलरी पार्ट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें बोनस कैलकुलेट करना है, तो बोनस यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब जो भी बोनस है उससे हमें हमारी ओरिजिनल सैलरी अंदर ऐड करना है, तो सैलरी वापस से अंदर ही असाइन कर दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई आप नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर असाइन करवा लो, और एल्स यू कैन असाइन इट इनटू द ओरिजिनल वेरिएबल एज वेल। अब यहाँ पे आई थिंक आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि इसके साथ में हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस को काम में लेते हैं। हम हमेशा से कहते आए हैं इट इज अ कंस्ट्रक्ट। अब कंस्ट्रक्ट के केस में क्या होता है? कंस्ट्रक्ट के केस में हमें हमेशा कर्ली ब्रेसेस को काम में लेना होता है। अब जो भी हमारे कर्ली ब्रेसेस हैं, यहाँ पे तो मैंने लगाया ही नहीं, तो यहाँ पे प्रोग्राम में एरर आनी चाहिए। प्रोग्राम में एरर नहीं आती है। जब भी कंस्ट्रक्ट में हम हमेशा एक स्टेटमेंट को काम में लेते हैं तो एक कर्ली ब्रेसेस, किसी भी तरीके की एरर नहीं आती है। लेकिन अगर हमारे इफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स मेंशन है तो उस के अंदर हमें फिर कर्ली ब्रेसेस मेंशन करने होते हैं। गाइस जस्ट अ मिनट, वॉइस का आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को। ऑलराइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे हमें जो बोनस कैलकुलेट करना है वो सैलरी पे है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्सप्रेशन को। हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है दैट इज 10% ऑफ सैलरी। तो किसी का भी 10% अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, तो हमें उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। या फिर आप सिंपली लिख सकते हो 0.1, क्योंकि 10 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये हमारा बोनस कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता लगाना है कि एक्चुअल सैलरी कितनी है बोनस देने के बाद में, तो इस बोनस को मैंने ओरिजिनल सैलरी के अंदर ऐड कर दिया है। अब जो भी नेट सैलरी कैलकुलेट होके आई है जो हमें एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवानी है, उससे मैंने वापस से सैलरी वेरिएबल के अंदर ही असाइन कर दिया है। तो यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी प्लस बोनस वापस से इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहो यू कैन क्रिएट वन मोर वेरिएबल नेट सैलरी के नाम से या कोई और नेम से। मैंने यहाँ पे नहीं क्रिएट किया बिकॉज मुझे सिर्फ कैलकुलेट करके डिस्प्ले तो करवाना है, कुछ और वर्किंग नहीं करवानी, तो एक वेरिएबल में ही हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा स्टेटमेंट है दैट इज प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर मैंने सिंपली यहाँ पे मैसेज लिखा है नेट सैलरी परसेंट यू, अनसाइंड वेरिएबल है, अनसाइंड के लिए परसेंट यू आएगा एंड सैलरी। तो अगर यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो बोनस कैलकुलेट होगा, उसके बाद उसकी नई सैलरी निकल के आएगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी की सैलरी 10,000 से ज्यादा नहीं है तो भी हमें उसकी सैलरी तो प्रोवाइड करनी है ना। ऐसे तो नहीं कि उसको कुछ भी सैलरी नहीं देंगे, जो उसका ओरिजिनल अमाउंट है वो तो उसे पे किया ही जाएगा। इसी वजह से इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को मैंने इस इफ के ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा है, क्योंकि जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो सारे एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल है।
चाहे उनकी सैलरी इससे कम हो या इससे ज्यादा हो। तो यहाँ पे प्रिंटफ क्या है हमारा, एक तरीके का कंपल्सरी स्टेटमेंट है, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे आप बोनस प्रोवाइड करो या फिर आप बोनस नहीं प्रोवाइड करो। अब यहाँ पे किसी को अगर बोनस प्रोवाइड करना है तो इस कंडीशन के मीट होने पर सारी वर्किंग होगी। अब एक और चीज जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी वो ये है कि हम हमेशा कंस्ट्रक्ट को क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे तो किसी भी तरीके का कर्ली ब्रेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मेंशन किया है। तो अगर हमारे पास में किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्ट होता है, चाहे हम इफ की बात करें या आगे जो भी हम कंस्ट्रक्ट देखने वाले हैं, अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है देन यू कैन स्किप द कर्ली ब्रेसेस, किसी भी तरीके की एरर नहीं आती है। लेकिन अगर यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो फिर एरर आएगी, प्रोग्राम गलत तरीके से बिहेव करता है, तो वहां पे कर्ली ब्रेस मेंशन करने पड़ेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर प्रोग्राम। अब यहाँ पर अगर मैंने सैलरी इनपुट करी है 18,000, 18,000 तो ऑब्वियसली 10,000 से ज्यादा है, तो पहले उस पर बोनस कैलकुलेट होगा, बोनस 18,000 में ऐड किया जाएगा। अब जो भी होगा वो सैलरी वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा और फिर प्रिंटफ की हेल्प से हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सैलरी यूजर ने इनपुट की है 7,000, तो 7,000 तो 10,000 से ज्यादा नहीं है, ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। अब इस कंडीशन के फॉल्स होने पर हम कहाँ आते हैं, हम आते हैं उस स्टेटमेंट पर जो इस इफ के बाद लिखा हुआ होता है। तो इस इफ के बाद तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो हमारी सैलरी जो है वो प्रिंट हो जाएगी 7,000। That's how the optional and compulsory statement works in programming language. अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, बीच में वॉइस ब्रेक होने की वजह से?